अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा पिछली वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड की थी ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ आईए। उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो अप्रिसिएशन आई और देयर वर थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ जो कि बच्चों ने देखा, उसका फ़ायदा किया, एंड दैट वाज द मेन एडवांटेज ऑफ दैट वीडियो। तो एक और मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि दैट द प्रीवियस वीडियो या पिछला सवाल जो था वो एवरेज टू इंटरमीडिएट था, ये इंटरमीडिएट टू आई कैप लेवल जो है ये वो सवाल है। तो माय मेन इंटेंशन वाज कि मैं आपकी इतनी अच्छी मॉकिंग करवा दूं कि अगर आप ये दो सवाल कर लोगे तो मेरा ख्याल है कि आपको फिर और कोई सवाल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेटली 100% चीज़ें तो नहीं हो जाती, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर ये दो सवाल आपके हो जाते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं इसको देख लेता हूँ और फिर भी अगर किसी को कमेंट्स हो तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। एज यूजुअल इसका क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको नीचे डाउनलोड आप कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस सवाल का नाम जो है वो ब्रीज कॉर्पोरेशन, ये एक्चुअली हमने अपने यहाँ पे सेंडअप के अंदर पूछा था, क्योंकि सेंडअप का पेपर जो है, जो स्पेशली अगर मैं बनाता हूँ तो इट शुड बी वेरी मच, जो कि इस दफ़ा एग्ज़ाम में आने वाला एक्सपेक्टेड होता है। तो वो पिछले सारे पेपर्स का ट्रेंड देख के और ये मैं आपको उतना बता दूं कि ये सवाल कहीं से भी कॉपी नहीं किया हुआ, ये बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। इसमें एक आध चीज़ आपको और भी अच्छी लगेगी जिसको मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से आई कैप तक ये आवाज़ पहुँच जाए। तो उसमें मैंने ये किया हुआ है कि इसमें रेफरेंसेस जो हैं वो डाले हुए हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और उस रेफरेंसेस का जो है वो आपको एडवांटेज ये होगा कि इसमें आप एडजस्टमेंट्स की तरफ जो है आप ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक फोकस मेरा ये है कि आप फोकस करें ऑन एडजस्टमेंट्स डेटा के ऊपर, रादर देन कि एडजस्टमेंट ढूंढने के, इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस सवाल को स्ट्रक्चर करने का। तो एक मॉडल बनाया हुआ है, हो सकता है कि इससे आपको आई कैप तक ये बात पहुंच जाए और आपको इसका एडवांटेज मिल जाए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आइटम, अच्छा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि जो मैं नॉर्मली करता हूँ, देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। जो आपको आपके टीचर्स ने बताया दैट इज द बेस्ट, आप ये समझ लें दैट इज द बेस्ट। कोई भी टीचर आप समझ लें कहीं का भी, चाहे कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो या किसी शहर का हो, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है। तो वी हैव अवर रेस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स, ठीक है ना। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि किसी भी टीचर का कोई वो नहीं होता, वो अपनी तरफ से बेचारा फुल एफर्ट्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रेस्पेक्ट टू द टीचर्स वो आपकी पहला फर्ज है। तो वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं जैसे आपको सूट करता है। तो अच्छा, मैं नॉर्मली इस तरीके से करता हूँ कि ट्रायल बैलेंस के सीक्वेंस में चलता हूँ, एंड देन इसके बाद जो है जो इसकी एडजस्टमेंट्स आती हैं उसको हम हैंडल करते चले जाते हैं। तो पहली आइटम है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, इस सवाल के अंदर दो स्पेशल जो है चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन की है जो कि पिछले सवाल में नहीं थी। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे अगर मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 की तरफ लेके जाऊँ, अच्छा तो एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या कहता है, डेप्रिसिएशन। अब जरा गौर से देखिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट ये एग्जाम में आप समझें कि पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के अंदर 3 दफ़ा ये पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है और अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसमें मार खा जाता है। देखिए, पिछले सवाल में मैंने डेप्रिसिएशन जो है वो आपसे बाद में कैलकुलेट करवाया था। यहाँ पे अब मैं वर्डिंग पढ़ता हूँ, डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड। एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर वर्ड लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। तो अब देखिए, ट्रायल बैलेंस में आपको कहीं हिंट नहीं मिल रही, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है। एंड इंक्लूडेड इन एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो ये ऑलरेडी चार्ज होके उसमें शामिल हो चुका है। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज 5% है और व्हीकल के ऊपर 20%। अब स्टूडेंट कहेंगे सर जब चार्ज हो चुका है तो फिर ये दिया क्यों है। अच्छा, ऑन कॉस्ट का मतलब है, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा हाथ उसने हल्का रखा हुआ है, तो मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, आइए एडजस्टमेंट नंबर 1 ये कहता है, आपने देखा रेफरेंस के अंदर 1 और 3 लिखा हुआ है। तो 1 क्या कहता है, 1 आपसे कहता है कि एडिशन टू बिल्डिंग वाज मेड ऑन 1 जून। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 जून
2020 हमारा साल से मैच करें तो हमारा साल भी जो है वो 30 जून 2000 इसमें रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है 30 जून 2020, ठीक है, सॉरी 31 दिसंबर 2020। और एडिशन टू बिल्डिंग वाज मेड ऑन 1 जून 2020 एंड पेमेंट वाज मेड बाय अनदर कंपनी ऑफ द ओनर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो क्या इसके दो इम्पैक्ट आ गए। तो सबसे पहले तो मैं बिल्डिंग की अमाउंट जो है वो ले लेता हूं। तो बिल्डिंग की जो अमाउंट आपके पास दी हुई है, अच्छा कुछ काम मैंने एक ये भी क्या हुआ है कि कुछ वर्किंग इन ऑर्डर टू सेव टाइम बिल्डिंग वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है, तो मैं बाद में बताता हूँ उसको। 50,000 रुपये बिल्डिंग है। अच्छा ज़रा सा अपने दिमाग में बताइए कि जो 50,000 रुपये ये कॉस्ट है या बुक वैल्यू है। ये असल में मैं आपको हर पॉइंट पे थोड़ा सा रिकैप कराऊंगा, बात बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास इस सवाल से जाननी चाहिए। तो मुझे बताइए कि ये जो 50,000 रुपये है कॉस्ट है या बुक वैल्यू है। अब आप कहेंगे सर इसमें लिखा हो तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। जितना मुझे क्लियर है इस सवाल के बाद आपको भी वो बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर एक वैल्यू दी हुई हो ट्रायल बैलेंस में और यहाँ पे अलाउंस नहीं दिया हुआ तो ये कॉस्ट नहीं हो सकती। अगर कॉस्ट होगी तो ये कॉस्ट नहीं हो सकती, ये कॉस्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये बुक वैल्यू होगी, क्योंकि पिछले सालों से ये नया साल नहीं है। तो अगर ये पिछले सालों से है ये मेरा ट्रायल बैलेंस तो ये कॉस्ट नहीं हो सकती है। एक वैल्यू दी हुई है जिसका मतलब है कि ये बुक वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो 50,000 रुपये इसकी बुक वैल्यू दी हुई है और 25,000 रुपये जो है वो कह रहा है कि एडिशन हुआ है 25,000 रुपये का। तो इसकी डबल एंट्री क्या बनी, एसेट्स डेबिट मींस बिल्डिंग डेबिट और कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। तो अगर मैं कैपिटल की फिगर जो इस सवाल में दी हुई है विच इज 63,050 वो पहले अगर लिख लूं तो कैपिटल की फिगर 53,050 जो दी हुई है। अच्छा इसमें मैं कंट्रीब्यूशन के नाम से लिख देता हूँ। और क्या चीज़ हमने कंट्रीब्यूशन की है, बिल्डिंग की पेमेंट की है। कितनी की है, 25,000। 25 मिलियन का मतलब 25 ये आ गया। तो रुपीज एंड थाउजेंड्स में है तो डबल एंट्री होगी इसकी एसेट्स डेबिट और। अच्छा अब इसका सेकंड इम्पैक्ट क्या हुआ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इफेक्ट क्या हुआ जी बताइए। तो मैंने काम ये किया हुआ है इस सवाल में कि क्योंकि यहाँ पे एसेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैंने इसको यहाँ पे काम ये किया है कि एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एग्जामिनर ने आपको अलग से दे दिया है। तो यहाँ एडमिन एक्सपेंसेस की वर्किंग बना देते हैं और यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस। ये पिछले 2-3 अटेम्प्ट से एग्जामिनर चेक कर रहा है तो मैंने इसको यहाँ पे दोबारा रिपीट किया है एज पर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, एज पर ट्रायल बैलेंस जो है आपको सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो दिए हुए हैं, अगर ट्रायल बैलेंस का आइटम नंबर 8 देखें तो एडमिन एक्सपेंसेस इज 22,600 और सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 15,400। यह है। अच्छा अब इसके ऊपर जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ऑन बिल्डिंग वो कितना चार्ज किया, तो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। अच्छा अब मैंने काम और किया हुआ है, अगर आप इसमें हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें। तो अब अगर आप देखें तो मुझे बताइएगा कि डेप्रिसिएशन कितने महीने का होगा। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपका चार्ज कितने महीने का होगा ये ज़रा मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए। तो डेप्रिसिएशन अगर आप यहाँ पे देखें तो डेप्रिसिएशन आपका होना चाहिए 25,000 इंटू 5% डेप्रिसिएशन का रेट है। जी बताइए कितने महीने का। तो डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे चार्ज हो रहा है वो गालिबन 7 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, क्यों। अब देखिए स्टूडेंट गलती पता क्या करेंगे, जून सर जून से दिसंबर तो 6 महीने होते हैं। नहीं, जून की किस तारीख को, अगर डेट को एक दफा दोबारा देखें, जून की 1 तारीख।
तो जून की 1 तारीख से दिसंबर अगर आप देखें तो बेटा 7 महीने नहीं बनता। ये हैं छोटे छोटे से आपको ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो समझनी है कि इस तरीके से। तो अगर मैं इसको करता हूं तो ये और इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, तो ये टोटल अमाउंट आ रहा है 729। तो 729 जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आया इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 729। अब 729 को जो है फिर मैंने एलोकेट किया किस रेशो से, इन द रेशो ऑफ 5:3। तो इसको 5:3 से अगर मैं इसको एलोकेट करता हूं तो इसकी अमाउंट जो है वो आ जाती है ₹4,5,6 और इसकी अमाउंट आ जाती है इन द रेशो ऑफ 5:3, ठीक है। और इसकी अमाउंट आ जाती है 273। तो इसका सेकेंड इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, इसका सेकेंड इम्पैक्ट जो है वो मैं लूंगा डेप्रिसिएशन यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो चार्ज ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि ये एसेट बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुआ था। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओनली ऑन दिस एडिशन वो आपका ये हो गया था 75,000। इसमें से आपने लेस किया ₹729, रिमेनिंग अमाउंट आ गई 74,271, ठीक है। देखिए मेरे पास इसी उसके अंदर सॉल्व किया हुआ भी है स्क्रीन पे, लेकिन मैं आपके सामने सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो ये असल आपको समझाना मकसूद है, रादर देन कि हम सिर्फ इसी सवाल को फोकस करें। व्हीकल, अच्छा व्हीकल के बारे में क्या कह रहे हैं इसको भी देख लें। तो व्हीकल की अगर आप एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़े 1 मिनट के लिए, और मैं आपसे ये कहूँगा कि ज़रा पॉज कीजिएगा इसको और इसकी कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस जो है वो आप ज़रूर खुद से कैलकुलेट करें। तो कुछ मिनट के लिए पॉज करें और इसकी देखिए मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू जो थी हमारे पास वो 35,000 है, ठीक है। अब मैं छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉज करके इसको देखें और फिर मेरे पास वापस आइए तो मैं आपको इसकी वर्किंग जो है यहाँ पे शो करता हूँ पढ़ते हुए, ठीक है। क्योंकि मैं इसकी वर्किंग करने बैठूंगा तो मेरे ख्याल से आपका टाइम अच्छा खासा ज़ाया हो जाएगा। तो मैं इससे आपकी वीडियो का टाइम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। चलें हम इसको पढ़ते हैं। वही देखें, डेट्स आर इम्पोर्टेंट, बात मेरी समझ लें, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी डेटों को अगर आपने नहीं, फाइनल अकाउंट्स में अगर आपने डेटों को नहीं देखा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, आप ये समझ लें। डेट्स को आपको गौर से देखना बहुत ज़रूरी है। आइए डेट को हम पढ़ते हैं। क्या कहती है डेट, व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी, साल के शुरू में 2.1 मिलियन थी और बॉट ऑन किस तारीख को हमने खरीदा था, 1 जुलाई को ये हमने खरीदा था। वॉज सोल्ड ऑन, अच्छा मैंने क्या दिया हुआ है, बुक वैल्यू, समझ रहे मेरी बात, ये क्या दी हुई है, बुक वैल्यू। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। अप्लाई कैसे करेंगे, कंफ्यूजन। अब इसी कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए, अच्छा बिका कब है, 1 नवंबर 2020 को ये बिका है, ठीक है। कितने में बिका है, ये इतने में। द सेल प्रोसीड इज रिसीव्ड ऑन 10 जनवरी, अभी मिला नहीं है, अगले साल की 10 तारीख को मिल जाएगा। नो एंट्री फॉर डिस्पोजल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आ गया तो मुझसे आप अश्योरेंस रख रहे हैं कि 80% स्टूडेंट जो है इसके अंदर गलती करके आ जाएंगे। तो इसमें जो है गलती आप लोगों ने नहीं करनी। अच्छा, अब मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, 2 चीज़ें। पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है। हाउ मच इज़ द कॉस्ट। अब ज़रा बहुत ही तवज्जो के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं असल में सिलसिला ये है कि इसको मैं डिमिनिशिंग से भी समझाना चाहता हूँ, लेकिन अब हर चीज़ हर एक में नहीं हो सकती, तो मैं स्ट्रेट लाइन से रिवर्स करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये खरीदा कब है, दोबारा आ जाइए, 1 जुलाई 2018 में खरीदा है। तो पहले साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 20% का रेट है,
ठीक है ना, तो आधा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड है। अगले साल जो है 2019 में 10% और 2020 में चार्ज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। नॉर्मली क्या होता है, हम चार्ज करते हैं, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, तो इसका मतलब है कि ये 31 दिसंबर को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। तो 20% इसके ऊपर इस साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। तो आज 31 दिसंबर को मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, ठीक है, आज मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो 2020 में यह है 50,000। अच्छा, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में, चले देखते हैं। तो 50,000 जो है इसकी वो है अमाउंट इसकी कैलकुलेट। तो आज इसकी बुक वैल्यू जो है या रिमेनिंग लाइफ जो है इसकी 50% रह गई है। अच्छा, इसकी ओपनिंग में कॉस्ट कितनी थी, अगर अब हम देखें तो इसकी ओपनिंग में जो कॉस्ट है नहीं, इसमें एक छोटी सी, अब जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, या तो मैं ये करूं, असल में यहाँ जो है ना ये 50 नहीं आना चाहिए, यहाँ ये 50 नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास जो बुक वैल्यू जो दी हुई है ये दी हुई है 1 जनवरी 2020 की बुक वैल्यू दी है। हैविंग बुक वैल्यू ऑन 31 विच वॉज बॉट ऑन, बल्कि हम सिर्फ एक काम आसान कर लेते, ये सवाल सही हो जाएगा। हैविंग बुक वैल्यू, इसको थोड़ा सा मैं ओरिजिनल सवाल के अंदर भी चेंज कर दूंगा। हैविंग बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2020, व्हीकल हैविंग बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2020, ठीक है। 2020 में इसकी बुक वैल्यू जो है वो 2.5 मिलियन है, ठीक है। तो 2020 तक इसकी कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है 2020 तक, 2018 में 10%, 2019 में ये देखें 2018 में 10%, 20% और 2020 के अंदर, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है तो इसको भी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका होगा, 50% ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। अच्छा, आइए, तो मेरे पास इसकी जो इसकी कॉस्ट थी वो कितनी है, तो इसका जो कॉस्ट जो थी वो ₹2,100,000 ओपनिंग बुक वैल्यू ये है, और ये हो जाएगी आपकी बुक वैल्यू, लिख देता हूँ, ओपनिंग में लिखता रुपीज़ फिर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, चले 2,100,000 ये इसकी है बुक वैल्यू 2,100,000, और यहाँ पे जो है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो चुका है, इस दिसंबर तक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। एसेट से बिका कब है, तो ये एसेट जो बिका है आपका, वो डेप्रिसिएशन आपका एसेट बिका है 1 नवंबर को, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब है कि दिसंबर तक ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, नवंबर दिसंबर ये आपके पास एसेट्स अवेलेबल नहीं था, तो 2 महीने का जो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर एक्सेस चार्ज हो चुका है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसको रिवर्स करने के लिए जो है वो मैं इसकी वर्किंग बना देता हूँ आपको, यहाँ पे देखें, गेन और लॉस, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन डिस्पोजल, बुक वैल्यू जो है
वो आपका बुक वैल्यू एज एट 31 दिसंबर। असल मुझे खुद अभी सवाल के अंदर थोड़ा सा चेंज करना, क्योंकि वो डेट मैंने जो है ना कुछ और ले ली, लेकिन ठीक है। तो अब इसकी बुक वैल्यू जो है 31 दिसंबर को ₹2,100,000 है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। अब असल आइए कि यहाँ पे 2 महीने का डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सेस चार्ज हो गया है जी। 2 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज हो गया है। तो 2 महीने का जो डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज हो गया है नवंबर दिसंबर का, वो किस वैल्यू के ऊपर चार्ज होगा? वो इसकी कॉस्ट के ऊपर। अब असल आपको देखना है इसकी कॉस्ट कितनी थी। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनल अकाउंट्स के लिए भी और डेप्रिसिएशन के अपने टॉपिक के लिए भी और किसी और टॉपिक के लिए भी। 2,100,000 जो आपके पास ये है, उसकी वर्थ क्या है या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी जो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया था, ये कितना परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? 31 दिसंबर 2020 को ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 50%। अगर ये 50% है तो इसकी 100% कॉस्ट कितनी थी? तो इसकी 100% की जो कॉस्ट थी वो बुक वैल्यू इज इक्वल टू, ये आ गया। तो देयरफॉर इसकी कॉस्ट कितनी थी? तो इसकी कॉस्ट जो है वो है डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी जो कॉस्ट जो थी वो 4,200 थी। ठीक है, तो 4,200 जो है, जो इसकी वैल्यू है, अब उसको हम क्या करें? 4,200 को तो डेप्रिसिएशन जरा गौर से देखिएगा, डेप्रिसिएशन रिवर्स्ड, ये एक नया आइटम है। क्यों डेप्रिसिएशन रिवर्स कर रहे हैं? क्योंकि ये एसेट बिका कब है? 1 नवंबर को। ठीक है ना, तो आपको बुक वैल्यू कब तक चाहिए? 1 नवंबर तक। ये कब की बुक वैल्यू दी हुई है? 31 दिसंबर की। इसका मतलब है कि 2 महीने का डेप्रिसिएशन हमने ज्यादा चार्ज कर दिया है। ठीक है, तो जो मैंने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है उसको मैं यहां पे जो है इसको रिवर्स कर दूं तो कितना? तो क्या मैं 2,100 के ऊपर चार्ज करूंगा? द आंसर इज नो। 4,200 इंटू 20% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। ये 2 महीने का जो डेप्रिसिएशन है ये मैंने यहाँ से इसको रिवर्स कर दिया। तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन जो आया वो कितना है? ठीक है, तो वो अगर मैं देखूं तो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट बनती है गालिबन, वो कहीं मैंने कैलकुलेट की भी है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन ये है यहाँ पे 4,000। ये देखें यहाँ पे आप, ये 4,200 और 2/12 140। 140 का जो अमाउंट है वो मुझे रिवर्स करना है यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रिवर्स कर देता हूँ 140। ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया तो मेरे पास बुक वैल्यू कब की? बुक वैल्यू एट 1 नवंबर। वो कितनी हो गई है? तो बुक वैल्यू एट 1 नवंबर इज गालिबन 90 के करीब आ रही है, 1960। फिर भी चेक कर लेते हैं, 2,100 माइनस 140 ये आ गया 1960। अच्छा, बिका कितने में है? वो कह रहा है कि वॉज सोल्ड ऑन 1 नवंबर 1950 के ऊपर बिका था ये। तो मैं अगर थोड़ा सा इसकी सेल प्रोसीड को, असल मैं पूरे सवाल को जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो चेंज नहीं करना चाह रहा, तो एक जो छोटी सी ओमिशन हो गई है उसको मैं सवाल से अगर एडजस्ट कर दूं
तो वो गेन में 550 रख लेता हूँ और बाकी का जो है वो सेल प्रोसीड को रख देंगे। ठीक है, 550 का गेन मुझे अगर चाहिए माइनस 550 तो 1410 तो नहीं, ये गेन हुआ है इसके ऊपर, तो 1960 प्लस 550 तो 2510 तो ये जो बिका है वो है 2510 पे। तो इसका गेन जो आ गया वो 550 का। ठीक है, तो ये सेल प्रोसीड। अच्छा, अब ये मिली नहीं है, ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री बनेगी क्या? तो इसकी एंट्री जो है, जो अब बनेगी इसकी, वो क्या होगी? तो वो मैं यहाँ पे दोबारा बना दूँ क्योंकि मैंने अमाउंट चेंज की हुई है। अच्छा, कोई बताइए इसकी डबल एंट्री क्या होगी? थोड़ा सा अपने दिमाग में इसकी एंट्री बनाइए। तो यहाँ पे होगी अदर रिसीवेबल डेबिट, ये मैं बैलेंस शीट में जाके चेंज कर दूंगा। अदर रिसीवेबल डेबिट बाय ₹2510 और एसेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, दैट इज व्हीकल, ये क्रेडिट हो जाएगा बाय 1960 और गेन ऑन डिस्पोजल, इससे मैंने ये किया है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को जो है मैंने तकरीबन मोर और लेस सेम किया हुआ है। अच्छा, चलें, छोटी सी सवाल में और इंटरप्रेट सॉल्यूशन में जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। चलें, तो ये मैंने इसको सही कर दिया। तो बात समझ में आ रही है? एक दफ़ा दोबारा मैं इसको इस पॉइंट का असल इम्पोर्टेंस क्या थी। आइए, नंबर 1, आपके पास बुक वैल्यू दी हुई है साल के आखिरी में। ये आपको, मेरे नहीं ख्याल है कि आपको किसी भी पास पेपर में जो है ये पॉइंट मिला होगा, लेकिन क्या मैं उसको कह सकता हूँ कि ये आउट ऑफ कोर्स है? रिवर्सल का आपको मैं बता दूं, डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी चार्ज, ये कम से कम 3 दफ़ा पूछ चुका है। अब एग्जाम में कोई चीज़ नहीं तो चाहिए, वो तो कोई नई चीज़ तो पूछेगा। तो अब वो मेरे हिसाब से अब बिल्कुल ये तैयार है आपसे पूछने के लिए कि एक दफ़ा अगर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है और वो अगर एसेट बिक चुका हो तो उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है ना? चलो, कुछ भी नहीं है तो डेप्रिसिएशन का रिवर्सल तो आपको पता होना चाहिए ना, कि अगर एक हमने डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर दिया है और गलती से ज़्यादा चार्ज हो गया है तो बजाय उसको कुछ चार्ज करने के उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मैं एक्चुअली आपको समझाना चाह रहा था, जो यहाँ पे आपका कवर हो गया। और अब मैं इसकी डबल एंट्री की पोस्टिंग ले लेता हूँ। अच्छा, तो एक तो क्या किया हमने, डेप्रिसिएशन को यहाँ पे रिवर्स किया, तो इसका मतलब है कि जो एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर जो मेरा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका था, इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगा। तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं बेटा, इसको रिवर्स कर रहे हैं। कितना रिवर्स कर रहे हैं? तो कितना डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज हुआ था? 140। तो 140 को किस रेशियो से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5:3 से। तो 5:3 से अगर आप उसको रिवर्स करेंगे तो ये 88 रुपीज़ आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 52। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दिया और उसका गेन और लॉस जो है या उसकी डबल एंट्री अब मैं यहाँ रिकॉर्ड कर दूँ। तो गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल 550। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो व्हीकल में से कितनी अमाउंट में माइनस करूँगा? तो व्हीकल में से इसको जो मैं माइनस कर रहा हूँ वो एसेट्स कितने का बिका है यहाँ पे इस वाली वर्किंग के अंदर।
ठीक है, देखें इसको तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपकी वर्किंग जो है वो वैलिड है। और तो इसमें से आपका एसेट्स जो है अदर एसेट्स वो रिसीवेबल में आ जाएगा, अदर रिसीवेबल 2510, ये मैं यहाँ पे अदर रिसीवेबल्स में ले लेता हूँ, अदर रिसीवेबल्स 2510। अच्छा, फिर इसके बाद आपका व्हीकल अकाउंट जो है 1960 से माइनस हो गया, तो व्हीकल अकाउंट बैलेंस शीट में जो है 1960 से माइनस हो गया। अब होगा पता है क्या, जब डेप्रिसिएशन की आप रिवर्सल लेने जाओगे, अच्छा पहले मैं इसकी एंट्री देख लूँ, पूरी हो गई, अदर रिसीवेबल की पोस्टिंग हो गई, एसेट्स को क्रिएट कर दिया, गेन को क्रिएट कर दिया। अच्छा, डेप्रिसिएशन की रिवर्सल की भी एंट्री बना देता हूँ ताकि झगड़ा खत्म हो जाए। मैं आपसे वैसे ही वर्बल पूछूंगा ना तो आपको बड़ी कंफ्यूजन होगी। अच्छा मुझे बताइए डेप्रिसिएशन की रिवर्सल क्या होगी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रिएट हो गया जिसको हमने एडमिन एंड सेलिंग के अंदर 140 से इसको कर दिया एडजस्ट, ये वाला जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब यहाँ पे आपको डेबिट करना है अलाउंस को। अच्छा अलाउंस तो है नहीं, फॉर डेप्रिसिएशन अलाउंस तो नहीं है, तो यहाँ पे फिर डेबिट क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स, ठीक है ना, बाय 140। तो 140 ये डेबिट हो गया और 140 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे 140 जो ना, अगर आप इस एंट्री नहीं बनाएंगे तो आप क्या करोगे, वहां से 140 माइनस कर दोगे। तो अब यहाँ पे एसेट्स में से माइनस नहीं करना, अलाउंस में से कम करना है। तो अलाउंस में से कम करने का मतलब क्या हो गया, एसेट्स को हमने अलाउंस को कम करना मीन्स डेबिट या एसेट्स को डेबिट कर दें। तो यहाँ पे ये 140 माइनस होगा या प्लस होगा, ये एसेट्स की फिगर है तो इसमें 140 ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आप लोग लाजमी जो है वो गलत करके आ जाओगे। तो ये आपका एसेट्स में हमने क्या किया, इसको प्लस किया है, ठीक है। तो अब मैं इसकी एसेट्स की फाइनल फिगर लेके फिर आगे बढ़ूं तो इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35,000 माइनस 1960 प्लस 140, ये फिगर आ गई 33,180, ठीक है। तो ये मेरा एक एसेट्स का पोर्शन जो है वो कवर हो गया, जो कि एक मेजर पोर्शन था। तो चलते हुए मैं एक दफ़ा और दोबारा बता दूं आपको कि क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंस थी कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, एक 3 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा पूछ चुका है, एक तो आपको ये आना चाहिए था। और दूसरी चीज़ मैंने क्या की है, जो इसमें एड ऑन की है, जो कि बिल्कुल इस वक्त एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें कि इज़ वेरी मच हॉट। और अगर इत्तेफाक से ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि कहीं पे भी आपको ये इंप्रेशन ना मिले कि उस टीचर को, इस टीचर को, इस टीचर को, फलां टीचर को जो है वो कोई चीज़, आई कैप का ऐसा पेपर नहीं होता कि किसी को हल्की सी भी जो है वो भिनक हो जाए, ठीक है ना। आप सिर्फ परसीव कर सकते हो कि और क्या चीज़ आ सकती है। तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज होने की वजह से हमारा इस कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस को कैसे हमने हैंडल किया है, आप उसको 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको बात लाजमी समझ में आ जानी चाहिए इंशाअल्लाह। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए ब्रेक लेता हूँ और फिर इसके बाद हम वापस आते हैं और विल रिज्यूम इट। वेलकम बैक। 2 चीज़ें मैंने यहाँ पे इस सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट रखी थी। एक तो यह है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हुआ था। दूसरा जो है, मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे फिक्स एसेट्स की डिस्पोजल दी हुई है जो कि डेप्रिशिएटेड एसेट्स साल के आखिरी तक हो चुका था, जिससे एक्सेस डेप्रिसिएशन हो चुका था। ये शायद हो सकता है कि आप सबके लिए एक नई लर्निंग हो, ठीक है ना। तो ये एक चीज़। दूसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझें कि एक्सट्रीम, एग्जामिनर हर एक अटैम्प्ट के बाद आजकल एक दफ़ा देता है ओपनिंग स्टॉक, फिर इसके बाद परचेजेस, फिर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में एंड सो ऑन। दूसरा एक तरीका उसका जो देने का तरीका है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दे। तो अगर आप आइटम नंबर 6 देखें तो आपके सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसने कैलकुलेट करके दे दिया है, और वो कितना है, वो है रुपीज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नंबर 6 पे 61,500, ठीक है बेटा, 61,500। अब आप मेरी बात तवज्जो के साथ सुनिएगा। ये मैंने अपनी क्लास में बताया हुआ था और फिर ये मैंने स्टैंड अप में पूछा है।
करना तो नहीं चाहिए एग्जामिनर को, लेकिन कर सकता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, आप किसको हर किस्म की चीज़ों का नॉलेज देना ज़रूरी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉक, अभी कौन सा स्टॉक है ये मुझे बताइए। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ होगा तो क्या ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रायल बैलेंस में हो सकता है? द आंसर इज नो। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता ही कब है कि जब ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, तो स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ जाता है जो क्लोजिंग स्टॉक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होकर आपके पास फाइनल फिगर आ चुकी है। तो मैंने बच्चों को ये कहा था कि मैं किसी वक्त आपसे ये पूछूंगा, स्टॉक लिखूंगा लेकिन यहाँ पे लिखूंगा नहीं कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। अभी आपको 100% क्लियर होना चाहिए कि ये स्टॉक कौन सा होगा, क्लोजिंग होगा, ये ओपनिंग हो ही नहीं सकता। अब मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी स्टैंडअप का पेपर हालांकि मैंने क्लास में कई दफ़ा बताया था। अब जब मैं इसके कुछ आंसर्स चेक करूँगा और देखूँगा तो मुझे बहुत बताया है, मैंने बच्चों को बहुत बताया, लेकिन स्टिल आई एम श्योर कि 30% स्टूडेंट्स ने जो है इसको एज ओपनिंग स्टॉक ट्रीट कर लिया होगा। ये इतनी कॉमन मिस्टेक है, आप लोगों को क्योंकि शायद इसके ऊपर एम्फेसाइज ना किया हुआ हो, तो ये जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो स्टॉक जब भी होगा वो ओपनिंग नहीं हो सकता। कौन सा होगा? क्लोजिंग होगा। तो मैंने यहाँ से क्लोजिंग का भी वर्ड हटा दिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि एग्जामिनर को का कोई इस लेवल का पॉइंट पूछना चाहिए, लेकिन इसके पास बिल्कुल राइट है कि वो पूछ सकता है। मैं और आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टॉक कौन सा दिया हुआ है बेटा, मुझे बताओ। ये दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्या क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी दी हुई है? ₹9,000। तो इसमें फ़िलहाल कोई, क्योंकि ये सवाल मेरे पास काफ़ी बड़ा हो रहा था जब मैं ये सवाल लिख रहा था, तो मेरे पास गुंजाइश नहीं थी और एडजस्टमेंट्स पूछने की, तो ये इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कोई मैंने एडजस्टमेंट नहीं रखी। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा फोर्स ही कर रहा हूँ वो है इसकी एजिंग के ऊपर। तो एजिंग का मैंने जो है यहाँ पे थोड़ा सा, एजिंग के ऊपर किसी भी लेवल का सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। तो एजिंग का अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है 21,000। अच्छा, अगेन इसकी वर्किंग को, वो डेप्रिसिएशन की वर्किंग तो हमारी मुझे दोबारा करनी पड़ गई, टाइम हमारा बहरहाल थोड़ा सा लग गया, लेकिन चलें अब आ जाइए। मैं ये एजिंग का मुश्किल नहीं रखा हुआ, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को समझने में और देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। अच्छा, क्या है इसमें, ये वाली इसकी एजिंग की एडजस्टमेंट है। अब मैं इसको सामने रखते हुए हम पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6 जो है, नहीं एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है इसकी, डेटर्स के साथ मैंने नंबर 4 रखा हुआ है, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 जो है। अच्छा, एक कोशिश मैंने और भी की हुई है कि सवाल मैं आपको ज़िगज़ैग नहीं करवा रहा, जिस सीक्वेंस में सवाल डेवलप किया था मैंने उसी सीक्वेंस में एडजस्टमेंट भी रखी है, क्योंकि मेरा असल ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको परेशान करना नहीं है, एडजस्टमेंट्स की सही नॉलेज देना था। आई होप कि एग्जामिनर भी इस तरीके से करे। अच्छा, डेटर्स बैलेंसेस वर एनालाइज्ड, मींस एजिंग इसकी एनालिसिस की हुई है और पता ये चला कि नॉट येट ड्यू जो है वो 8 मिलियन रुपीज़ के हैं, नॉट येट ड्यू जो है वो 8 मिलियन रुपीज़ के हैं, और उसके ऊपर प्रोविजन जो रिक्वायर्ड है वो 2% है, तो ये 160 आ गया। फिर इसके बाद 1 से 30 तक जो ओवरड्यू हो गए हैं वो है 5 मिलियन रुपीज़, 4% उसके ऊपर प्रोविजन चाहिए, ये आ गया। देन इसके बाद 31 to 60 days 6 मिलियन की अमाउंट है और ये आ गया, ठीक है, 8% से। फिर इसके बाद वो 2 मिलियन के बारे में वो क्या कह रहा है, 2 मिलियन के बारे में कह रहा है कि ओवर 60 days कस्टमर इंक्लूड्स अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर जी ₹8 लाख, ठीक है। इट इज़ एग्रीड टू राइट ऑफ कितना, पूरा 8 लाख नहीं, सिर्फ इसमें से 60% जो है वो राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ जब हम करेंगे इसकी, तो अच्छा, राइट ऑफ की डबल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल इज क्रेडिटेड। तो अगर मैं इसका 60% देखता हूँ तो ये अमाउंट आना चाहिए, 60% ऑफ दिस इज इक्वल टू आप देखें कितना आ रहा है, ₹480। तो 60% ऑफ
800,000 इज 480, तो 480 को जो है मैं कहाँ लेके जाऊँ, तो 480 को जो है इसकी डबल एंट्री फॉरन हम बना लें 480 की, तो 480 की डबल एंट्री बन जाएगी। जो मैंने अभी नीचे किया था इसकी वर्किंग जो है डेप्रिसिएशन इसकी बैड डेट्स की, ये ठीक है ये। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा है। झगड़ा क्या है कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स सुन लीजिएगा बेटा अच्छी तरीके से, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट by 480 and account receivable is credited by 480। ये तो मेरी डबल एंट्री हो गई। अच्छा, मैं झगड़े पे आता हूँ अभी, ठीक है। झगड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी जो ना वो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो स्टूडेंट सुनता नहीं है गौर से, और फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं आपसे अगेन ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका पॉज कीजिए, और 2 मिलियन के ऊपर जो है वो 60%, 8 लाख रुपए का मैंने इसको कर दिया। अब इसके ऊपर कितना परसेंट करना है, 12% के ऊपर। तो अब मैं इस 2 मिलियन के ऊपर कितना होगा, ठीक है ना। पॉज करके फिर वापस आ जाइए, तो आप देखें तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन में समझाना चाह रहा हूँ। 2 मिलियन का था, इसमें से तकरीबन जो आपका 800 जो है, ये पूरा मैंने यहाँ से माइनस इसलिए किया क्योंकि इसके ऊपर पूरा अमाउंट जो है उसके ऊपर या तो जो राइट ऑफ करना था वो राइट ऑफ कर दिया, बाकी का जो है वो गुड डेट्स है। तो इसका मतलब है कि डाउटफुल डेट्स जो बने हमारे पास रिमेनिंग वो 1200 थे। अब आप लोग गलती पता है क्या करोगे, जो गलती ये करोगे कि 2000 में से सिर्फ 480 माइनस करोगे और इसके ऊपर जो है वो 12% चार्ज कर दोगे, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है, जो कि गलत है, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी, ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ये चीज़ रखी थी। क्या करोगे, 2 मिलियन में से ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ना, तो हमने 800 माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट जो डाउटफुल है वो 1.2 मिलियन है, इसके ऊपर जो है वो 12% हमने प्रोवाइड किया, तो ₹144 आ गया। टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड एट ईयर एंड इज ₹984। अब 984 मुझे चाहिए साल के आखिरी में, तो प्रोविजन का बैलेंस मुझे कितना चाहिए, तो अगर हम आ जाएं तो प्रोविजन का बैलेंस मेरे पास, डेटर्स का बैलेंस कितना हो गया था 20,520। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो 1,200। अब चाहिए कितना मुझे 984, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ से मुझे 216 को डिक्रीज करना है, यहाँ से डिक्रीज करूँगा। तो अब इसको भी सुन लें, इसको भी शो करने के मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो मैं ये जो बैड डेट्स एक्सपेंस का जो फिगर है इसमें से इसको मैं माइनस कर दूं, या फिर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको एज अदर इनकम शो कर दूं। तो मैंने इसको जो है वो 216 को यहाँ से माइनस कर दिया। कल रात को ही, बल्कि शायद आज सुबह ही मैं बच्चों की कुछ क्वेरीज देख रहा था, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से माइनस कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट ये नहीं देखता कि मैंने जो यहाँ से माइनस किया हुआ है वो तो एडजस्ट तो कर लिया मैंने यहाँ से। अब वो कहता है कि सर वो सोल्यूशन के अंदर कुछ और दिया हुआ है। तो यार आप ये भी तो देखो ना कि जब मैंने यहाँ से इसको यू माइनस कर दिया तो उसको अदर इनकम में लेके चले गया, बात तो एक ही होगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से भी एडजस्ट कर सकता था। अब मसला है कि बैड डेट्स को मैं चार्ज कहाँ करूँ, इसने लिखा तो कुछ भी नहीं है कि इसको किस रेशियो से करें। ये पॉइंट जो है आजकल एग्जामिनर आपसे चेक कर रहा है। अच्छा, बैड डेट्स को सुन लीजिएगा बेटा सब, मेरी बात तवज्जो के साथ। इसको मैं 264 को एडमिन में भी चार्ज कर सकता हूँ, इसको सेलिंग में भी चार्ज कर सकता हूँ, फाइनेंशियल में चार्ज नहीं हो सकता। एडमिन में चार्ज कर दिया बिल्कुल परफेक्ट है, सेलिंग में चार्ज कर दिया बिल्कुल परफेक्ट है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में इसको ऐड नहीं कर सकता। चलें, तो ये मेरा बैड डेट्स का भी इशू ख़त्म हो गया। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, इसमें आपको लर्निंग मिल रही है काफ़ी सारी। तो और ये बनाया ही इसी तरीके से था सवाल कि आपकी लर्निंग जो है वो बहुत शानदार हो जाए
और एक आपका बहुत अच्छा रिकैप जो है, और कोई छोटी मोटी नई चीज़ मिले, अगर ये सिर्फ सवाल होता है उसका सोल्यूशन होता तो आपको कन्फ्यूजन होती, इसकी अब मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, तो इसका सोल्यूशन भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड बैंक को हम ले लें, कैश एंड बैंक में कोई एडजस्टमेंट है तो कैश एंड बैंक में क्या कह रहा है वो, कैश एंड बैंक की अमाउंट है 3,500। आपने देखा कितना फ़ायदा हुआ, हालांकि ये सवाल मेरा अपना लिखा हुआ है लेकिन मुझे याद नहीं है कि इसकी कोई एडजस्टमेंट है। तो इसकी एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या कह रहा है पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा रिकन्सिलेशन की कोई ज़बरदस्त किस्म की एडजस्टमेंट जो है वो एग्जामिनर फाइनल अकाउंट्स में दे देगा। तो मैंने ऐसी विरासत तवज्जो दिलाने के लिए आपको ये दे दिया है। बैंक रिकन्सिलेशन शोज द फॉलोइंग आइटम्स, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट मेड फॉर एनुअल इंश्योरेंस ₹1.8 मिलियन, ठीक है। और स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट का मतलब क्या है, बैंक से पेमेंट आपकी हो गई लेकिन अब तक आपने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो बैंक तो आपका क्रेडिट हो जाएगा 1,800,000 से, ये मैंने माइनस कर दिया तो इसकी फिगर आ गई ₹1,700, ठीक है। फिर इसके बाद अब फिर ये जो आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो कितना जाएगा, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो आपका जाना चाहिए कितना, वो कह रहा है कि ये हमने पे किया था और अप्रैल को जाके वो ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीपेड इंश्योरेंस में चले जाएगा 4 महीने का अमाउंट, तो कितना बना 4 महीने का प्रीपेड इंश्योरेंस आउट ऑफ 1,800, तो 4 महीने का जो अमाउंट बना है वो है 4 महीने का आउट ऑफ 1,800, ठीक है, 600 रुपये। और एक्सपेंस में कितना चले आएगा 1,200। अच्छा क्या कह रहा है इसको, ज़रा इसकी एलोकेशन देख लेते हैं हम कि इसके बारे में कोई एलोकेशन कह रहा है कि नहीं। तो इसकी एलोकेशन जो है इंश्योरेंस की, तो उसके बारे में देखें सवाल क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस को वो कह रहा है एडमिन में चार्ज करते हैं, ठीक है। और अगर कुछ भी ना कहता तो भी आप उसको इंश्योरेंस इज चार्जेबल टू एडमिन, ये मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दी, वरना ना भी देता तो इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना चार्ज करना है 1,800 है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो 1,800 रुपये जो है वो एडमिन एक्सपेंस में मैंने चार्ज कर दिया, ठीक हो गया, ठीक है। फिर आ जाइए, हाँ, चेक इशूड फॉर द परचेज ऑफ फॉर परचेजेस नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग चेक, ये भी स्टूडेंट्स का बड़ा एक होता है, तो आउटस्टैंडिंग चेक का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा क्या कि यहाँ पे एग्जामिनर के लिए एक नोट लिख दूँ बैलेंस शीट के नीचे, क्या नोट लिख दूँ, नो अफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग चेक इन दी बुक्स, ये लिख देंगे तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएंगे और ये आपका कवर हो जाएगा। अच्छा फिर आ जाइए रेंट के बारे में, वो क्या कह रहा है कि रेंट फ्रॉम जनवरी 2020 टू मार्च 21 इज रुपीज इतना मिलियन रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। ये बड़ी ज़बरदस्त, बेटा मेरी बात तवज्जो के साथ सुन लो। मैंने आपसे जो कहा था कि मैं इंटरमीडिएट टू एडवांस जा रहा हूँ, तो लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये बिल्कुल जो है एग्जामिनर की बाउंड्री के अंदर है, और इसमें से अगर कोई पॉइंट्स या उसके करीब तरीन कोई पॉइंट्स आ जाते हैं तो फिर आपको शायद इस सवाल की वर्थ ज़्यादा समझ में आएगी। अब मेरी बात तवज्जो के साथ सुनेंगे आप, ये आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का और यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका एग्जामिनर कितनी भी मुश्किल एडजस्टमेंट बना लें रेक्टिफिकेशन के अंदर, अगर आप एक काम कर लें, और वो काम किया है कि अगर आप एक काम ये कर लें कि 3 स्टेप प्रोसीजर समझ लें, ठीक है। 3 स्टेप प्रोसीजर में क्या होता है कि आपको करना क्या था वो हर सवाल में लिखा होगा, क्या करना था लिखा होगा, क्या हो गया है वो लिखा होगा, इन दोनों को माइनस करें
चाहे कैसी मुश्किल रेक्टिफिकेशन हो वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जरा सा एक दफा तवज्जो के साथ देख लें। आप फिर रेक्टिफिकेशन के सवालात को इस तरीके से करेंगे, ये हो नहीं सकता कि आपकी इंटरप्रिटेशन ना बने। अब रेक्टिफिकेशन में अभी बहुत सारी चीज़ें होती है, इस सवाल तक मुझे कन्फाइंड रहना है, सवाल को कंप्लीट भी करना है। आइए मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, तो रेक्टिफिकेशन को क्या क्या कह रहा है। रेंट पेड हमने किया हुआ है रुपीज़ 1.5 मिलियन। ठीक है, तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी 1500 रेंट डेबिट, और प्रीपेड वगैरह इसमें शामिल हो सकता था, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। हो क्या गया है, उसने गलती से डेबिट कर दिया है 15,000 से सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट, और बैंक को क्रेडिट कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हो सकता है कि बैंक भी क्रेडिट हो चुका हो, तो अब हम इसकी वर्डिंग को गौर से पढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है, रेंट पेड इतना हो गया था रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। तो इसका मतलब यह है कि जब मैं कैश बुक बना रहा था, तो कैश बुक के अंदर जब मैंने इंश्योरेंस लिखा था यहाँ पे, वो तो 1500 लिखा था। जब मैं यहाँ से पोस्टिंग करने गया, ये मिस्टेक किस चीज़ की है, पोस्टिंग की, तो मैं इंश्योरेंस की जगह कहाँ पोस्ट कर गया, सैलरीज के अकाउंट में पोस्ट कर गया। ठीक है ना, और यहाँ पे यहाँ रिकॉर्डिंग में गलती नहीं भी है, आप इसकी वर्डिंग को गौर से पढ़े, वो कह रहा है रॉन्गली डेबिटेड। तो जब वो डेबिट एंट्री करने गया तो वो 15,000 सैलरीज में डेबिट कर दिया उसने, ये समझने की बात है। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ है इसमें, तो रिकॉर्डिंग की मिस्टेक नहीं हुई। मिस्टेक किसकी हुई है, यहाँ पे पोस्टिंग की मिस्टेक हुई है। तो इसका मतलब है कि जब आप सैलरीज में रिकॉर्ड यहाँ पोस्ट करने गए तो वहाँ सैलरीज को डेबिट कर दिया, लेकिन कैश के अंदर तो 1500 ही रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपका डेबिट क्रेडिट आउट हो गया, और डेबिट क्रेडिट आउट जब हो जाता है तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप अपने ट्रायल बैलेंस में देखें तो आपके पास सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मेरी बात सुन लें, चलो पहले हम इसको सही कर लेते हैं। अब इसको जो है सस्पेंस अकाउंट को हम कैसे कवर करेंगे, तो अब इसकी एंट्री बनाएंगे क्या, मैंने कहा ना कि इन दोनों को माइनस करते हैं। रेंट को डेबिट होना चाहिए था कितने से, 1500 से। अब मैंने यहीं पे जो ना आपके लिए इसको एलोकेट भी कर दिया। तो कितने पीरियड का था ये, तकरीबन मार्च के लिए, तो 3 महीने का रेंट जो है वो प्रीपेड में आ गया, बाकी 12 महीने का जो है वो एक्सपेंस में आ गया। तो 1500 से रेंट डेबिट हो गया, जो डेबिट होना चाहिए था। सस्पेंस अकाउंट जो टेम्परेरी बना था वो डेबिट हो गया, और सैलरीज अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया था उसको हमने क्रिएट किया। तो हमारी इस वक्त जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनी है वो ये है। इसकी मैं पोस्टिंग लेता हूँ, बेटा तवज्जो के साथ सुन लो। कोई इसमें कुछ चीज़ें जो मुश्किल होंगी वो मैं आपसे कहूँगा कि ये मुश्किल है, इसको तवज्जो, जो आसान है सिर्फ उसमें आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अब स्टूडेंट्स की परेशानी ये होती है कि सर वो सस्पेंस अकाउंट कहाँ शो करें, तो सस्पेंस अकाउंट को कहाँ शो करेंगे वो समझ लें। आपको ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट कहाँ दिया हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट अगर आप देखें तो नंबर 11 पे दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, तो आप उसको कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे। तो सस्पेंस अकाउंट को मैं क्रेडिट साइड पे शो कर लेता हूँ। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे शो कर लिया, रुपीस कितना था ट्रायल बैलेंस में, 13,500। अब क्या किया मैंने, उसको एंट्री में डेबिट कर दिया। तो अब क्या करें, यहाँ पे नील हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करें, हम यहाँ शो करना नील जरूरी है। तो अगर आप ना शो करें तो नीचे नोट लिख दें। एग्जामिनर को कहीं ना कहीं इसका नंबर तो देना है ना। अगर आप छोड़ के आ जाएंगे और 0.5 मार्क्स हैं तो इसकी पोस्टिंग के नंबर देगा कहाँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में इसको शो करना ज़रूरी है। फिर आ जाइए, मैंने 1200 रुपये जो है गालिबन वो इसमें डेबिट किया हुआ है प्रीपेड के अंदर। तो प्रीपेड रेंट में 300 रुपये, प्रीपेड रेंट डेबिट किया मैंने 300 रुपये, और रेंट एक्सपेंस। अच्छा, रेंट एक्सपेंस के बारे में कुछ कह रहे हैं कि इसको क्या करना है। हाँ, रेंट एक्सपेंस को कह रहा है कि एडमिन और सेलिंग में 3:2 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप देख रहे हैं कि मैंने बार बार जो है वो एडमिनेंस, तो इसीलिए मैंने इसकी वर्किंग जो है यहाँ पे बना ली। तो रेंट एक्सपेंस कितना था, 1200। तो रेंट एक्सपेंस जो है ये आपके पास 1200 रुपये है, और इसको आपने 3:2 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1200 को किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2 से। तो 720 और 480, 720 और 480 से ये एलोकेट हो गया। चले, ये अच्छी एडजस्टमेंट थी। एक रेक्टिफिकेशन की एंट्री ज़रूर एग्जाम में आनी है, ठीक है। वापस मैं अपने ट्रायल बैलेंस पे आ जाता हूँ। तो
मैं यहाँ पे था, अच्छा मैं थोड़ा सा डिट्रैक हो गया था, तो कैश पे था मेरे ख्याल से। मैं कैश के बाद जो है वो कैश की आउटस्टैंडिंग की हमने कर ली थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर जो है वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, जिसको मैंने अभी सवाल के शुरू में कह दिया था कि इस सवाल की जो इम्पोर्टेंस है वो ये थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं लिख चुका हूँ, गालिबन सही है। सेल्स की फिगर जो है 135,000, सेल्स की फिगर 135,000। एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस मैं नीचे लिख चुका हूँ। स्टॉक विड्रॉन, ओहो ये एग्जामिनर ने इतनी ज़बरदस्त एंट्री पूछी कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये पिछले सवाल में, ऐसे पिछले में स्टॉक विड्रॉन, जो हमारी आदत है कि हम डबल एंट्री बनाते हैं। एनी आइटम अपीयरिंग इन योर ट्रायल बैलेंस, ज़हन में बिठा लें, एनी आइटम अपीयरिंग इन योर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में आती ही उसी होती है जिसकी डबल एंट्री कंप्लीट हो चुकी हो, तो इसका मतलब इसकी डबल एंट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। ये क्या है, ड्राइंग्स को डेबिट करना था, उसने अभी तक डेबिट नहीं किया। जो परचेज को क्रेडिट करना था वो ऑलरेडी कर चुका है, तो इसका इम्पैक्ट हम कहाँ लेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। और यहाँ पे या तो मैं इसको ड्राइंग्स में ऐड कर दूँ या अलग से शो कर दूँ, तो इसको मैं चलें ड्राइंग्स में ऐड कर देता हूँ, ₹10,000। और जो स्टॉक विड्रॉल है उसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, ₹6,600। ठीक हो गया। तो बड़ी ज़बरदस्त ये बात थी, मैंने इस सवाल में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। सस्पेंस अकाउंट लिख चुका हूँ, कैपिटल लिख चुका हूँ। आ जाइए, अब है 12% लोन पेएबल। लोन पेएबल के बारे में मैंने एक एडजस्टमेंट दी है और बड़ी ज़बरदस्त है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। एग्जामिनर ने क्योंकि पूछा है, देखिए मुझसे तो आप लोग बिल्कुल नाराज़ ना हो प्लीज़, ठीक है ना। स्टूडेंट को शायद कभी ऐसा होता है, अगर तो मैं कोई चीज़ ऐसी पूछ रहा हूँ जो कि एग्जामिनर आपसे ना पूछ रहा हो, तो फिर तो बिल्कुल मतलब आपकी नाराज़गी, या तो यह है कि मैं आपको वो चीज़ें ना करवाऊँ, ठीक है ना, वो भी ठीक है। तो अब देखें, पिछले अटेम्प्ट के अंदर जो सवाल आया है उसमें एग्जामिनर ने ये पॉइंट पूछा है, बिल्कुल लाजमी जो है ये पॉइंट आपके एग्जामिनर ने पूछा है। तो अब मैं आपको क्या पॉइंट समझा रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा पॉज कर लें और अपना ये जो है एडजस्टमेंट नंबर 7, बल्कि मैं चाहूँगा ये, अगर मुदस्सिर साहब अलाउ करें मुझे, तो मैं भी पॉज थोड़ा सा ले लेता हूँ, ताकि असल में कहीं कहीं ऐसा होता है कि वीडियो जो है वो ज़रा सी आगे पीछे कहीं हो सकती है, तो कुछ देर हो गई है, तो आप इस दौरान जो है इस एडजस्टमेंट नंबर 7 और लोन पेएबल की एडजस्टमेंट करें, फिर हम वापस आते हैं कुछ मिनट के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। लोन पेएबल, ठीक है ना। मैं दोबारा बता दूं कि ये एग्जामिनर पूछ चुका है, इसके लिए मैं नॉर्मली आईए में पूछता ही नहीं हूँ इस किस्म की एडजस्टमेंट्स, लेकिन क्योंकि एग्जामिनर उस लेवल पे आ गया, ये डेफिनेटली FAR 1 का था, लेकिन मैं एग्जामिनर को ये नहीं कह सकता कि भाई आप क्यों यहाँ पे। तो एग्जामिनर ने अगर कोई चीज़ पूछी है तो ये विद इन बाउंड्री, लेकिन थोड़ा सा अगर बर्दाश्त कर लेता एग्जामिनर और उसको अगले लेवल पे पूछ लेता, क्योंकि अगले लेवल पे भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता। लेकिन बहरहाल चले, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। आइए, द लोन वॉज ऑब्टेन्ड। अब देखें, इस कदर इम्पोर्टेंट है डेट की, यहाँ पे इम्पोर्टेंस मैं आपको बता नहीं सकता। द लोन वॉज ऑब्टेन्ड ऑन 1 अप्रैल 2018 में ये लोन लिया गया था। और यहाँ एक काम हम करते हैं, इसकी थोड़ी सी हम वो टेबल बना लेते हैं कि कब कब पे होती है ये, ठीक है। तो ये लोन जो है वो कह रहा है कि इज रीपेएबल ऑन 1 अप्रैल, नहीं 10 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कब कब पे करना है, सितंबर में और मार्च में, ठीक है। तो ये अप्रैल 2018 में लिया था, तो इसका मतलब है कि 2018 के अप्रैल में एक सितंबर आया होगा, 2018 के एक सितंबर आया होगा, उसमें एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई होगी। फिर 2018-19 के अंदर जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी होंगी, ठीक है ना। कब कब की, अप्रैल की और सितंबर की। और फिर इसके बाद 2020 के अंदर जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी होगी। तो टोटल आपके पास कितनी इंस्टॉलमेंट्स थी, 10।
उसमें से 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पे हो चुकी हैं, तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स कितनी रह गई हैं आपके पास? 5। ठीक है, अब जो बात समझना है वो ये है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो अमाउंट दी हुई है, जो के स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो क्या है कि 6000 की जो अमाउंट दी हुई है वो अब 10 इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट कर रही है या 5? तो ये जो इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट कर रही है बेटा वो है 5, क्योंकि ये डेफिनेटली ये तो नहीं हो सकता कि इंस्टॉलमेंट पे भी हो जाए और आपकी अमाउंट जो है वो ओरिजिनल पड़ी हुई भी रहे। जो पे होती रही है वो इसमें से माइनस होती रही है। तो 5 इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पे हो चुकी है, तो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स कितनी रह गई है? तो अब आप पिछले अटेम्प्ट के सवाल को देखिएगा तो उसने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी और 9 इंस्टॉलमेंट्स थी, तो जो अमाउंट वहां पे दी हुई थी 90,000 रुपीज, वो 9 से डिवाइड करके और 1 से मल्टीप्लाई करना था, वहां एनुअल इंस्टॉलमेंट थी। ठीक है, तो इस किस्म का कुछ था, या तो फिर 6 साल था उसमें से 1 साल माइनस हो चुका था, वो 5 साल से करना था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और पीछे ले जाके उसी कॉन्सेप्ट को 1 साल पीछे ले गया हूँ। तो और कितनी इंस्टॉलमेंट अगले साल पे होगी? तो करंट मैच्योरिटी क्या होती है? एनी पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन जो अगले साल पे हो। तो यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट अगले साल पे होगी, तो 2 इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो 2400 आई। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट एरिया रहा हुआ है और पिछले अटेम्प्ट में उसने ये पूछा है, तो हो सकता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस उसमें अच्छी ना हो, तो ये दोबारा भी इस अटेम्प्ट में रिपीट हो जाए। और मैंने इसीलिए 1 साल और उसको साल की जगह पे 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट कर दी है। तो करंट मैच्योरिटी की एंट्री कुछ भी नहीं खास होनी, लॉन्ग टर्म में से माइनस करते हैं और करंट लायबिलिटीज में शो करते हैं। तो कर लेते हैं, चलें पहले इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, लॉन्ग टर्म में से माइनस कर देते हैं और करंट मैच्योरिटी में। तो 2400 की अमाउंट यहाँ से माइनस हो गई और ये अमाउंट आपकी हो गई, और यहाँ पे जो है बाकी रह गए 3600 और करंट मैच्योरिटी के अंदर ये अमाउंट आपकी आ गई। करंट मैच्योरिटी की अमाउंट आ गई 3600। चले, अच्छा फिर इसके बाद जो इसमें और इंपॉर्टेंट बात क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है कि इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेएबल ऑन दी सेम डेट्स। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, डेट जहाँ होगी वहां तो आपको तवज्जो देनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब वो कह रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कब कब पे करेंगे इंटरेस्ट? अप्रैल में और सितंबर में। तो इसका मतलब है कि अप्रैल आ चुका, इंटरेस्ट पे हो चुका, सितंबर आ चुका, इंटरेस्ट पे हो चुका। अब कब नहीं हुआ, तो सितंबर की किस तारीख को पे करता है ये भी जरा देख लें, सितंबर की 30 तारीख को। ठीक है, तो 30 सितंबर को पे हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो लोन की अमाउंट थी 6000, 12% के हिसाब से 3 महीने का 180। अच्छा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अब मुझे बताइए, अगर आपने ये हरकत कर दी, एग्जामिनर के ऊपर बहुत बुरा असर आएगा। जरा सा सोचें कि ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ ऐड होगा, एडमिन, सेलिंग या फाइनेंशियल। अगर इसमें गलती कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी, ये आएगा फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर। ठीक है बेटा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये जो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें फाइनेंशियल चार्जेस में ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। तो फाइनेंशियल चार्जेस ऑलरेडी मेरे पास ट्रायल बैलेंस में अगर मैं देखूं तो कितना था, तो फाइनेंशियल चार्जेस मेरे पास दिया हुआ था 750। तो 750 इस पे मैंने कितना था, 180 रुपये, 180 रुपये मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट ये यहाँ पे आ गया। ₹180। ठीक हो गया बेटा? ना ना ना, ओए गलती हो गई छोटी सी, ये मैंने लॉन्ग टर्म लोन की फिगर लिख दी करंट मैच्योरिटी की जगह पे। यहाँ पे आ जाएगा 2400 रुपये। ठीक है, क्योंकि करंट मैच्योरिटी को मुझे लेना था ना, यहाँ से करंट मैच्योरिटी यहाँ पे ले लिया और बाकी जो बचा वो यहाँ पे आ गया। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 3600 ही रहेगा। अच्छा, फिर क्या होगा, वापस ट्रायल बैलेंस पे आ जाए ताकि टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा। फाइनेंशियल चार्जेस हो गया
स्टॉक सस्पेंस कैपिटल लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंशियल चार्जेस मैंने लिख दिया। ड्राइंग हम ऑलरेडी ले चुके थे। ट्रेड पेएबल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ट्रेड पेएबल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये नहीं ले चुके हैं, नहीं लिया। ट्रेड पेएबल इज रुपीज 16,600। अच्छा, प्रोविजन ऑफ बैड डेट में ले चुका हूं। अब क्विकली अगर हम रन थ्रू कर लें, एडजस्टमेंट नंबर 1 तो हो गई थी, ये डेप्रिसिएशन से ये हो गया, डेप्रिसिएशन का हो गया, बैड डेट्स का हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद बैंक रिकंसिलेशन, रेंट हो गया, लोन हो गया, और ये वाली 2 एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट नंबर 8 हम बाद में कर लेते हैं। 9 जो है पहले हम देख लेते हैं। गुड्स रिसीव्ड, ये कट ऑफ की एडजस्टमेंट है, ठीक है। ज़रा सा अगर मैं आपको कट ऑफ का एक ओवरव्यू दे दूं, ठीक है। अब इस वक्त मैं सवाल में ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं। कट ऑफ में देखें क्या होता है और किस चीज़ का कट ऑफ है वो भी मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। असल में इसमें कट ऑफ के अंदर जो ना ऑब्जर्वेशन ज़्यादा ज़रूरत होती है रादर देन कि आप इसकी एंट्री को देखें। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कि वो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि गुड्स रिसीव्ड ऑन 30 दिसंबर 2000। इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टॉक आ चुका है, ठीक है। कितने का? गुड्स रिसीव्ड एंड इंक्लूडेड अगेंस्ट द इनवॉइस डेटेड 3 जनवरी। अच्छा, इसमें अमाउंट क्यों नहीं लिखी हुई? गुड्स रिसीव, अच्छा एक मिनट, अमाउंट जो है शायद मैंने बाद में उसको लिख के दी तो है। तो एक 1.5 मिलियन ये अमाउंट जो है गुड्स रिसीव्ड इनवॉइस रुपीज़ 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन, ठीक है, रुपीज़ 1.5 मिलियन। तो गुड्स रिसीव ऑन 30 दिसंबर, माल यहाँ पे रिसीव हो चुका है 30 दिसंबर को 1.5 मिलियन अगेंस्ट द इनवॉइस डेटेड। तो इनवॉइस जो आगे की डेट का है तो परचेजेस में रिकॉर्ड नहीं हुआ। देखिए कट ऑफ क्या कहता है, या तो परचेजेस में हो और स्टॉक में भी हो, और अगर परचेज में नहीं है तो स्टॉक में भी ना हो, ठीक है। अब यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर मैं कहता हूं कि माल आ गया है फिजिकली और कन्वेंशन मेरी ये कहती है या रेलेवेंट IAS 15 ये कहता है कि ये माल आपका हो गया है, ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, तो फिर आपको यहाँ पे परचेजेस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्योंकि फिजिकली आ चुका है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये माल मेरा हो गया है, तो मैं एंट्री करना चाह रहा हूँ परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल इज क्रेडिट रुपीज़ 1500। अब क्योंकि परचेजेस तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोज हो चुका है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको जाके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दूंगा और अकाउंट्स पेएबल में इसको क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो अकाउंट्स पेएबल के अंदर जो है वो या तो मैं इसको यहीं पे सही कर देता हूँ प्लस 1500, तो ये फिगर आपकी फाइनली जो है हो गई रुपीज़ 17 और 18,100। चेक कर लेते हैं, 18,100, ठीक है। अब आखिरी एडजस्टमेंट है, ये पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया ये इसको पूछे हुए, तो मैंने कहा ये भी आपको आखिरी एक एडजस्टमेंट डाल देता हूँ। तो क्या कहता है, मैनेजर इज अलाउड कमीशन एट द रेट ऑफ 6%। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा, 2 टर्म्स यूज की जा सकती हैं, बिफोर एंड आफ्टर। 1 मिनट का पॉज लीजिए आप खुद और फिर देखें कि क्या मैनेजर्स का कमीशन। लेकिन हम एक काम करते हैं, वो पॉज लेने से पहले आपको पहले प्रॉफिट तक आना पड़ेगा। तो अगर हम क्विकली जो है वो प्रॉफिट की फिगर, क्योंकि प्रॉफिट की फिगर जब तक नहीं आएगी तो उस वक्त तक, अच्छा परचेज के अंदर ऐड करना था वो रह गया था, उस वक्त तक आपकी ये फिगर नहीं आ सकती। तो अगर मैं इसको क्विकली जो है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दूं
तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपका सेल्स की फिगर ये आ गई थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 63,000, ये हो गया आपके पास 72,000। अच्छा 5,550 ये माइनस किया मैंने, प्लस किया इसमें 550, तो ये फिगर हो गई आपके पास ₹72,550। अच्छा फिर इसके बाद आपके पास आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का हम फाइनली टोटल ले लें, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो हमारे पास जो अमाउंट था ये माइनस हुआ था, ये है 1,200 रुपये। कौन सा था ये? इंश्योरेंस का फिगर जो है वो 1,200 रुपये था, 600 रुपये हमारा प्रीपेड था, तो ये 1,200 रुपये है, 1,800 नहीं है, ये 1,200 था। और हाँ एक एंट्री हमारी रह गई है, वो जो अमाउंट थी हमारी रेक्टिफिकेशन में, ये हमारी एंट्री रह गई थी जो हमने यहाँ पर रेक्टिफिकेशन में, लेकिन ये होता है अगर हम सेकंड इम्पैक्ट नहीं लेते तो ये यहाँ वाली एंट्री ये हमने की थी। सस्पेंस को डेबिट कर दिया था, रेंट को डेबिट कर दिया था और सैलरीज को हमने क्रेडिट करना था। जब सैलरीज को मैं क्रेडिट करूँगा तो सैलरीज दिया हुआ तो नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका मतलब कि वो एडमिन एक्सपेंसेस में ऑलरेडी चार्ज हुआ है, तो सैलरीज एक्सपेंस जो है वो मैं यहाँ पे ₹15,000 माइनस कर दूं और रेंट मैंने ले लिया था, तो ये मेरे पास आ गया 10,152। इसी तरीके से सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल जो है ये आ गया 275 माइनस 52 एंड 480, ठीक है। तो इसका टोटल आ गया आपके पास 16,101, फाइन। तो अब इन दोनों फिगर्स को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर दूं, तो एडमिन एक्सपेंसेस का टोटल आपके पास आ गया 10,152 और 16,101 और 930 जो है ये गालिबन आपका फाइनेंशियल चार्जेस हो गया। तो टोटल फाइनेंशियल चार्जेस आपके जो हो गए, टोटल आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए 27,183, ठीक है। 45,367 आपका ये हो गया। अब मेरी बात तवज्जो के साथ सुने, ठीक है। मैनेजर इज अलाउड कमीशन एट द रेट ऑफ कितने परसेंट है, कोई भी परसेंट हो सकता है। इस सवाल में कितना दिया हुआ है वो जरा देख लें। अच्छा इस सवाल में दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 6% है गालिबन। मैनेजर इज अलाउड कमीशन एट द रेट ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये वाला जो प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, अगर मैं यहीं पे शो कर दूं तो ये वाला जो प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है रुपीस, जो ये वाला जो दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट बिफोर है, ठीक है, ₹45,360। देखिए मैं, मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट करके दे दूंगा, ठीक है ना। वो क्या, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। कमीशन जो है, मैनेजर्स कमीशन, वो 5%, 6% आपको देना है। किस प्रॉफिट के ऊपर? वो इस प्रॉफिट के ऊपर। जिसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है वो होती है 100, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस एक्स फिगर में से मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो ये 100 आ गया। तो अब जब मैं रिवर्स करूंगा तो ये जो फिगर होगी वो 106 है। तो इसका मतलब है कि ये 45,367 जो है वो कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर रही है? 45,367। तो अगर ये 45,367 है तो इसको मैं क्या 100 से डिवाइड कर सकता हूँ? द आंसर इज नो, डिवाइड बाय 106 से होगा। और कितना कमीशन चाहिए? 6% कमीशन चाहिए।
तो ये फिगर मेरे पास आ गया 2568, ठीक है। तो 42,799 ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर दिया हुआ होता नेट प्रॉफिट मैनेजर्स अलाउड कमीशन कुछ भी ना लिखा होता तो हम इतनी एफिशिएंसी ना दिखाते, हम इसी के ऊपर चार्ज कर देते हैं। या लिखा होता बिफोर तो भी, तो ये 6/106 कब होगा? जब लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग। बस एक ही केस में होगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसकी लॉजिक आपको बताने की कोशिश की। अच्छा, क्या हो गया? मैनेजर्स डबल एंट्री होगी ना, मैनेजर्स कमीशन पेएबल ₹2568 अच्छा, एक काम ये कर लेता हूं, मैंने इसको शो तो अलग से कर दिया। अब आप ये कर सकते थे कि इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके, और अगर एग्जामिनर को बताते हैं कि भाई ये वाली अमाउंट इसमें ऐड हो सकती थी, इस तरीके से कि भाई ये एक्चुअली इसका ही पार्ट है ये, तो ये कैलकुलेट करके आप उसमें ऐड ऑन कर दें और फिर अपना फाइनल नेट प्रॉफिट और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में अगर इतना नहीं करना तो जैसे मैंने ये आपको करके दिखा दिया, तो दिस फाइनल नेट प्रॉफिट इज शोन, नेट प्रॉफिट ये आपकी बैलेंस शीट में चले आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो नहीं दी हुई मुझे इस वक्त कभी फाइनली याद आ रहा है, वो ये है कि अगर कभी आपको ओपनिंग रिटेन अर्निंग दिया हुआ हो तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल के साथ साथ आप उसको भी रख दीजिएगा, इस साल का प्रॉफिट हम उसमें ऐड कर देंगे। फाइनल प्रॉफिट जो है वो आपके पास आ गया ₹42,799। तो फाइनल आपके पास ये 114,249 आ जाना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से ये जो है आपका आ गया, ये आपका आ गया, और ये फाइनली जो है आपकी बैलेंस शीट का टोटल हो जाना चाहिए 141,097। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि मैंने चेंज किया था तो जो मेरे पास जो है उसको सिर्फ मैं रिकन्फर्म कर लूँ, अदर रिसीवेबल की फिगर, और बाकी जो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया था वो किसकी फिगर में से, यहाँ से, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका आंसर टैली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 141,097। तो 2 मिनट और लूँगा और आपको सिर्फ इस सवाल की इम्पोर्टेंस क्या थी, क्या क्या आपको टेक अवे करना है, और फिर क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तो है नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इस सवाल में का जो टेक अवे जो था वो मेरा ये था कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज किया हुआ था। पहली दफ़ा मैंने जो है वो इसमें ये क्या हुआ है कि ये मैं पहली दफ़ा से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इससे पहले पूछे जा चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंट पास के अंदर नहीं पूछा जा चुका। वो क्या था कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, एक एसेट बिक गया है और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज हो गया उसको हमने रिवर्स कराया है, ठीक है ना। तो एक ये चीज़ छोटी सी थी। और फिर इसके बाद मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो इस ट्रायल बैलेंस में दिया था, और साथ ही साथ मैंने इन्वेंट्री के साथ लिखा नहीं था कि ये इन्वेंट्री कौन सी है। फिर इसके बाद मैंने एक रेक्टिफिकेशन की ज़रा सी अच्छी एडजस्टमेंट दी थी। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस जो है उस पर आजकल एग्जामिनर सवाल पूछ रहे हैं। फिर इसके बाद जो है वो स्टॉक विड्रॉल का एग्जामिनर पूछ चुका है, सस्पेंस अकाउंट एग्जामिनर पूछता रहा है। फिर इसके बाद जो है वो जो है लोन की करंट मैच्योरिटी, ये एग्जामिनर ने पिछले अटेम्प्ट में पूछा था, वो 10 इंस्टॉलमेंट से डिवाइड नहीं करना था, उसको रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट से करना था। मैंने भी उसको रिवाइज करा दिया आपको। तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कह सकें, और इसी तरीके से मैंने एजिंग आपको रिवाइज करा दिया। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि एग्जामिनर की बाउंड्री से बाहर हो, ठीक है ना। तो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये भी एफर्ट्स हो इंशाल्लाह पसंद भी आएगी। आपके अगर कोई कमेंट्स हो तो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा,
और आपसे सिर्फ एक रिवॉर्ड मुझे चाहिए, और वो क्या है, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि सिर्फ डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, और सिर्फ इतनी सी दुआ अगर कर लें कि अल्लाह ताला तमानी साहब से राज़ी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।